हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपने डे टू डेज लाइफ में। आज हम लोग एक नया प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसका नाम है फंक्शंस, एग्जीक्यूशन, कॉन्टेक्स्ट, होस्टिंग एंड क्लोजर। जब हम ये प्लेलिस्ट खत्म करेंगे तो आप किसी भी कंपनी का कितना भी हार्ड प्रॉब्लम क्यों ना हो, विद द रीजन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग फंक्शन पिक कर रहे हैं। ठीक है, एंड फंक्शन में ये सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है। तो स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो आपने डिफिनेशन पढ़ा होगा, जब आपने सी पढ़ा होगा तो कि फंक्शन इज ए रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए आपको लिखना है फंक्शन कीवर्ड एंड फंक्शन का नाम। ठीक है, तो फंक्शन का नाम दे दो। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे ऐड। इस तरीके से जब फंक्शन का नाम एक वर्ड का है तो स्मॉल लेटर में देना है, लेकिन जब फंक्शन का नाम दो वर्ड में है तो कैमल केस में देना है। ठीक है, जैसे मान लो फंक्शन का नाम है टू सम, इस तरीके से, तो टू हमने स्मॉल में लिख दिया एंड सम का पहला लेटर कैपिटल, कैमल केस में, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड का फंक्शन नेम बना लेते हैं हम लोग। उसके बाद हमें क्या करना है, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, उसके बाद राउंड पैरेंथेसिस। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, पेयर ऑफ करली ब्रेसेस। अब यहाँ पे आप वेरिएबल बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लेट num1। ठीक है, एंड जो नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, जब आप इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यूअर ये सारी चीज़ें देखता है। num1 में मैं 1 डाल देता हूँ एंड यहाँ पे ले लेता हूँ लेट num2। num2 में मैं 2 डाल देता हूँ। ठीक है, एंड मैं क्या कर देता हूँ, बेसिकली सम कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ num1 प्लस एंड यहाँ पे लिख देता हूँ num2। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने फंक्शन बना लिया है। अब फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम एंड राउंड पैरेंथेसिस जब देते हैं तो फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो फंक्शन हमें कुछ देगा एंड फंक्शन क्या देगा, जो फंक्शन के अंदर रिटर्न करते हैं वो हमें देता है। तो फंक्शन के अंदर क्या रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, सम, 2 नंबर का सम। ठीक है, तो हमें मिलेगा सम, जो भी रिजल्ट होगा तो उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सम। ठीक है, तो जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा ये हमें सम वेरिएबल में मिल जाएगा एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंसोल लगा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, एंड सम को कंसोल कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3। ठीक है, 3 हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि 1 एंड 2 को प्लस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। हमने शुरू शुरू में बोला था कि फंक्शन इज ए रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, लेकिन क्या ये रियूजेबल है, अगर हमें फिर से 2 नंबर का सम निकालना हो, सपोज 4 एंड 5, तो क्या हम इस फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं? नहीं, हमें फिर से दोबारा फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पैरामीटर बेस्ड फंक्शन बनाते हैं। ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हमने लिखा फंक्शन ऐड एंड यहाँ पे जब करली ब्रेसेस हमने दिया था तो ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। एंड जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो बोलते हैं फंक्शन इन्वोकेशन। अब देखिए हम लोग इसको रियूजेबल बनाते हैं पैरामीटर के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पैरामीटर दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे num1 एंड यहाँ पे दे देंगे num2। 2 पैरामीटर हमने दे दिया, यहाँ से ये हटा देंगे। ठीक है, एंड सीधा num1 प्लस num2 कर देंगे। कॉल करते समय हम इसमें वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया 1 टू पास कर दिया। अब जब कॉल करते समय हम लोग वैल्यू देते हैं तो बोलते हैं आर्गुमेंट वैल्यू। ठीक है, एंड जब फंक्शन डिक्लेयर करते समय जब हम राउंड पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल देते हैं उसको बोलते हैं फंक्शंस पैरामीटर। तो ये num1 एंड num2 पैरामीटर है एंड ऐड के अंदर जो 1 टू पास कर रहा है ये आर्गुमेंट वैल्यू है। अब देखिए जितना पैरामीटर होता है फंक्शन के अंदर, आर्गुमेंट कर फंक्शन को कॉल करते समय उतना आर्गुमेंट वैल्यू देते हैं। तो पहला वैल्यू जो है वो पहले पैरामीटर में जाएगा, दूसरा आर्गुमेंट वैल्यू दूसरे पैरामीटर में, इस तरीके से। तो num1 में 1 जाएगा, num2 में 2 जाएगा एंड दोनों का सम हमें मिल जाएगा। तो अब हम कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे 3। लाइन नंबर 10 पे आप देख सकते हो। अब हम इस फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा फंक्शन अब रीयूजेबल हो चुका है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 3 एंड यहाँ पे पास कर देता हूँ 6। ठीक है, अब हमें 3 एंड 6 का सम चाहिए एंड यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग कर लेंगे सम, एक्चुअली यहाँ पे sum2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सम तो हमने पहले से ही बना रखा है। sum2 कर देते हैं एंड इसको कर देते हैं sum1। ठीक है, अब sum2 को कंसोल करेंगे तो 3 जाएगा num1 में, 6 जाएगा num2 में। ठीक है, एंड हमें मिल जाएगा
सम 36 का। कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे 9 मिल गया। देखिए अब हमारा जो फंक्शन है वो रियूजेबल बन चुका है। अब देखिए होता क्या है, रिटर्न कीवर्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब हम लोग फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं तब उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिटली। ठीक है, एक्सप्लिसिटली हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन के अंदर एक्सप्लिसिटली रिटर्न कर रहे हैं। तो जो भी हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे, ठीक है, हमें वो फंक्शन देगा। ठीक है, अब सपोज हमने कुछ यहाँ पे रिटर्न नहीं किया, हमने भले ही कुछ भी कोड लिख दिया हो, ठीक है, लेकिन हमने कुछ रिटर्न नहीं किया हो, ठीक है, तो हमें मिलेगा अनडिफाइंड। अब यहाँ पे हमने सिर्फ रिटर्न कीवर्ड यूज किया है, ठीक है, लेकिन कुछ रिटर्न कर नहीं रहे, तो जावा स्क्रिप्ट इंजन इम्प्लिसिटली अनडिफाइंड रिटर्न करके देगा। यहाँ पे हम सम2 को कंसोल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल करके, एरर वेरर कुछ नहीं आएगा, हमें मिलेगा अनडिफाइंड। देखिए यहाँ पे हमें लाइन नंबर 12 पे मिला है अनडिफाइंड। ठीक है, तो सम2 में अनडिफाइंड जाएगा क्योंकि जावा स्क्रिप्ट इंजन इम्प्लिसिटली अनडिफाइंड दे रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग सम1 को भी कंसोल करें तो हमें अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने रिटर्न लिख के छोड़ दिया, अगर क्या हम रिटर्न ही कुछ ना लिखे, ठीक है, एंड फिर भी फंक्शन को कॉल करें, फिर भी जावा स्क्रिप्ट इंजन आपको रिटर्न करके देगा। अगर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो भले ही आप कुछ रिटर्न कीवर्ड ना यूज किए हो, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो जावा स्क्रिप्ट इंजन इम्प्लिसिटली अनडिफाइंड आपको रिटर्न करके देगा। कंट्रोल से सेव करते हैं तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया, देख सकते हैं आप लाइन नंबर 12 पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सम2 को भी कंसोल करूँ तो यहाँ पे आपको अनडिफाइंड मिलेगा। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, कोड यहाँ पे रहने दूंगा इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पे सम2 एंड सम1 को भी रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल से हम सेव करते हैं एंड यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया रिटर्न num1 प्लस num2, एंड यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं रिटर्न num1 इंटू num2। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को। एक फंक्शन के अंदर एक बार हमने रिटर्न कीवर्ड लिख दिया तो उसके बाद का कोड इग्नोर हो जाता है। ये पहला रिटर्न चलेगा एंड उसके बाद का कोड इग्नोर हो जाएगा, जैसे ये दूसरा वाला रिटर्न है। या फिर रिटर्न लिखो आप, या फिर यहाँ पे कुछ भी कोड लिखो, जैसे यहाँ पे console.log हाई लिख रहा हूँ, लेकिन हम कंट्रोल से सेव करेंगे तो इस रिटर्न कीवर्ड के बाद आगे वाला कोड इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न एंड num1 प्लस num2 हम लोग सेम लाइन में कर रहे हैं। अगर हम num1 प्लस num2 नेक्स्ट लाइन में करें तो क्या होगा, आपको उसी लाइन में लिखना होगा जिस लाइन में आप रिटर्न लिख रहे हो, क्योंकि रिटर्न के बाद वाला कोड इग्नोर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से नोटिस किए होंगे तो रिटर्न के बाद वाला कोड हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एडिटर जो है आपको बताता है कि ये वाला कोड मान्य नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे अनडिफाइंड मिलेगा। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था बेसिक्स फंक्शंस एंड रिटर्न कीवर्ड। एंड जब हम लोग फंक्शन कीवर्ड के मदद से फंक्शन बनाते हैं इस तरीके से, फंक्शन कीवर्ड एंड ऐड फंक्शन का नाम देते हैं, तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं रेगुलर फंक्शन या फिर नॉर्मल फंक्शन। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक ही आर्गुमेंट वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, दोनों के केस में। अब देखिए एक आर्गुमेंट वैल्यू पास किए हैं हम लोग, लेकिन फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर है। ठीक है, तो पहला जो वैल्यू है वो तो पहले पैरामीटर में चल जाएगा, ठीक है, लेकिन दूसरे में क्या आ जाएगा, तो दूसरे में कुछ नहीं हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में एक बिहेवियर है, जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसमें कुछ नहीं देते हैं तो अनडिफाइंड, तो num2 में अनडिफाइंड होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं console.log num2, ठीक है, एंड अभी मैं रिटर्न को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ एंड कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो देखिए लाइन नंबर 18 पे देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड। ठीक है, num2 में अनडिफाइंड आया, तो होप आपको समझ में आया होगा। इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक ही आर्गुमेंट वैल्यू पास किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शंस पैरामीटर है, तो पहला आर्गुमेंट वैल्यू पहले फंक्शन पैरामीटर में चल जाएगा। ठीक है, दूसरे में कुछ नहीं है, दूसरा हमने आर्गुमेंट वैल्यू पास ही नहीं किया है, तो दूसरा फंक्शन पैरामीटर अनडिफाइंड होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देंगे कुछ, तो यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दिया 2। ठीक है, इस तरीके से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये जो है num2 ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है एंड 2 जो है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। एक तरफ से फॉल बैक समझो आप। ठीक है, कि जब हम लोग पैरामीटर के लिए आर्गुमेंट वैल्यू पास ना करें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे
देखिए हमने एक ही पास किया है वन, वन, ठीक है, तो वन जाएगा num2 में। एंड दूसरा आर्गुमेंट वैल्यू हमने पास ही नहीं किया है दूसरे फंक्शंस पैरामीटर के लिए, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा, तो ये 2 लेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग sum1 को कंसोल कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा 2, num1 प्लस num2 3 हमें मिल जाएगा। कंट्रोल से सेव करेंगे, यहाँ पे 3 मिल गया है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे 7 पास करते हैं। एंड इस टॉपिक से इंटरव्यू में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान से। यहाँ पे हमने पास कर दिया 7। अब देखिए num1 में 1 जाएगा, ठीक है। एंड इस बार हम लोग दूसरा आर्गुमेंट वैल्यू भी दे रहे हैं, तो num2 पैरामीटर में 7 जाएगा। जब हम लोग आर्गुमेंट वैल्यू देते हैं तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू इग्नोर हो जाता है, वो यूज नहीं होता है, वो डिफ़ॉल्ट के लिए है जब हम लोग आर्गुमेंट वैल्यू पास ना करें। यहाँ पे 7 हमने पास किया है तो 2 यूज नहीं होगा, 7 यूज होगा। तो इस बार num1 प्लस num2 क्या होगा, 1 प्लस 7 8। कंट्रोल से सेव करेंगे तो 8। होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसका कोई यूज नहीं अभी दिख रहा है तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि num2 में दे दिया 2 डिफ़ॉल्ट, ठीक है। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे हटा लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। num1 में मैं num2 डाल रहा हूँ। उसके पॉज करके सोचिए क्या होगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, हमें मिलेगा एरर, ठीक है। देखिए फंक्शंस पैरामीटर जो है वो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होता है, ठीक है। हम यहाँ पे num1 में num2 डाल रहे हैं, ठीक है। जब num1 में num2 डाल रहे हैं तो num2 वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं है, ठीक है। फंक्शंस पैरामीटर जो है लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होता है, तो num1 में हम लोग num2 वेरिएबल डाल रहे हैं एंड num2 वेरिएबल डिक्लेयर्ड ही नहीं है इस टाइम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एरर सेक्शन में देखें तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस num2 बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो होप ये चीज़ समझ में आया होगा। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं एंड आपको कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। यही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं आऊँगा एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल जेड कर देता हूँ एंड num1 में मैं डाल देता हूँ 2 एंड num2 में मैं कर देता हूँ num1, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होगा अगेन, तो num1 में क्या आ गया 1, ठीक है। एंड num2 में हम लोग num1 डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो num1 प्लस num2 क्या हो जाएगा 2। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव करते हैं, ठीक है, तो हमें 2 और आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं कमेंट। कॉल बैक फंक्शन बहुत ही इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन कीवर्ड, एंड यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट माई नेम इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपली एक कंसोल लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख देते हैं माई नेम इज़ प्रकाश। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा फंक्शन इज ए वैल्यू, ठीक है, क्योंकि कॉलबैक फंक्शन में वो यूज होगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फंक्शन इज ए वैल्यू ये क्या होता है। देखिए जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को एक वैल्यू के तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, एक सिंपल वैल्यू की तरह। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दिया ऐड इस तरीके से, ठीक है। एंड ये फंक्शन हो गया, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे आप एक वेरिएबल बनाइए, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे आप एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, एंड उसमें क्या करते हैं वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। आप एक फंक्शन को, अच्छा एक आप वेरिएबल बनाया उसमें वैल्यू असाइन कर दिया, उस वेरिएबल को फिर आप क्या कर सकते हो, एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। वैसे ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट में वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इसी रीजन से इसको फर्स्ट क्लास सिटीजन बोला गया है। मतलब कि एक फंक्शन को आप एक वेरिएबल में डाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे ऐड ये है तो इस तरीके से हमने डाल दिया है, ठीक है। अब देखिए आप इसको कंसोल कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे अगर हम ऐड फंक्शन को पहले मैं दूसरे वेरिएबल में असाइन करने से पहले ऐड फंक्शन को कंसोल करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा अपना इम्प्लीमेंटेशन देगा एक वैल्यू की तरह। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ लेट num1 इक्वल टू 1 इस तरीके से। कंट्रोल से सेव करते हैं तो देखिए एक वैल्यू की तरह हमें दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अभी हटा देता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो कि फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। आप किसी दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हो एकदम वैल्यू की तरह। जैसे हम एक वैल्यू है, कोई वेरिएबल है, उसको क्या करते हैं किसी अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या कर रहे थे कि वैल्यू पास कर रहे थे, रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। आप सेम फंक्शन के साथ कर सकते हो। तो यही कंसेप्ट है कि फंक्शन जो है वो एक वैल्यू होता है। अब देखिए
यहाँ पे हमने क्या किया कि एक वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव करते हैं तो ये हमें फंक्शन मिल गया ऐड इस तरीके से। अगर हम सम को कंसोल करेंगे तो अब ये फंक्शन हमें मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सम वेरिएबल में ये ऐड फंक्शन चला गया है। तो होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फंक्शन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, फंक्शन को एक वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, इसी वजह से इसको फर्स्ट क्लास सिटीजन बोला गया है फंक्शन को। अब देखिए कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट माई नेम एंड इसमें लिख दिया माई नेम इज प्रकाश, ठीक है। एक और फंक्शन बनाते हैं एंड इस फंक्शन का नाम देते हैं कॉल बैक। कॉल बैक फंक्शन का मतलब है कि कॉल मी बैक व्हेन समथिंग इज फिनिश्ड, व्हेन ए टास्क इज फिनिश्ड। इसका डिफिनेशन अगर सही तरीके से बोला जाए तो ये है कि ए कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन विच इज कॉल्ड आफ्टर ए टास्क इज फिनिश्ड, ठीक है। मतलब कॉल बैक, इसका नाम ही है कॉल बैक, मतलब इसको कॉल करो जब कोई टास्क फिनिश हो जाए, बाद में इसको कॉल करो, ठीक है। इस तरीके से कॉल बैक नाम का एक फंक्शन बना दिया हमने। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम रेडी, बस मैं लिख देता हूँ। एंड इस फंक्शन को तब कॉल करेंगे जब माई प्रिंट नेम जो फंक्शन है अपना काम फिनिश कर ले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि माई प्रिंट नेम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। एंड इसमें क्या करेंगे कि ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसको पास कर देंगे एज एन आर्गूमेंट। अब देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था कि ए फंक्शन इज ए वैल्यू, ठीक है। फंक्शन को वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, मतलब कि फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट आप पास कर सकते हो। देखिए अभी हमने एज एन आर्गूमेंट पास कर दिया यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन को प्रिंट बाय नेम में एज एन आर्गूमेंट पास कर सकते हो, एक फंक्शन के अंदर रिटर्न कर सकते हो, दूसरे वेरिएबल में असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने पास कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने पास कर दिया ये एज एन आर्गूमेंट वैल्यू। तो यहाँ पे शॉर्ट नेम ले लेंगे फंक्शन पैरामीटर सी बी एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब देखिए ये सी बी क्या है, सी बी एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सी बी इस तरीके से लिख देंगे एंड इसको कॉल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, पहले समझिए इसको ध्यान से। यहाँ पे प्रिंट माई नेम फंक्शन है, उसके बाद कॉल बैक फंक्शन है। देखिए ये सब जो अंदर का कोड है ये कब रन होगा, जब फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। फंक्शन कॉल होता है तब जाके फंक्शन के अंदर का कोड रन होता है, ठीक है। बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक फंक्शन कॉल हो रहा है प्रिंट माई नेम, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन को पास कर रहे हैं। तो प्रिंट माई नेम कॉल होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये पैरामीटर वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसोल हो जाएगा माई नेम इज प्रकाश। अब देखिए अब जैसे ये प्रिंट माई नेम अपना काम खत्म कर लेगा उसके बाद ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ये कॉल बैक फंक्शन जो हमने यहाँ पे पास किया है एंड यहाँ पे फंक्शन पैरामीटर है, ये अब रन होगा, ठीक है। तो ये रन होगा, तो यहाँ पे जो हमने लिखा है कंसोल डॉट लॉग आई एम रेडी, ये कंसोल हो जाएगा। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो पहले माई नेम इज प्रकाश एंड आई एम रेडी। तो होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट है कमेंट कीजिए, कहीं पे डाउट नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट लेवल जावास्क्रिप्ट सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब समझते हैं कि फंक्शंस एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शंस एक्सप्रेशन एक फंक्शन है, फंक्शन बनाने का तरीका है। आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, जैसे ऐड इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पिछले कोड को कमेंट कर दूंगा और भी मैं देख लेता हूँ, है तो कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। एंड वेरिएबल में आप क्या करते हो, एक फंक्शन को असाइन कर देते हो, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है फंक्शंस एक्सप्रेशन। तो आपने एक वेरिएबल बनाया एंड यहाँ पे क्या कर दिया, फंक्शन कीवर्ड लिखा एंड बस राउंड पैरेंथेसिस एंड इस तरीके से, एंड इसके अंदर आप कोड लिखो नॉर्मल फंक्शन की तरह। ये आपका हो गया फंक्शंस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे आप फंक्शंस पैरामीटर बना दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो num1, यहाँ पे लिख दो num2 एंड यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न कर दो, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दिया, num1 प्लस एंड यहाँ पे num2, ठीक है। एंड इस फंक्शन को कॉल करके एक वेरिएबल में रख लो। तो यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल कर देंगे एंड इसमें क्या कर देंगे, पास कर देंगे 1 2, ठीक है। एंड एक हम लोग लगा देंगे कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे सम लिख देंगे। कंट्रोल इसे सेव करेंगे 1 + 2 3। तो ये एक फंक्शन बनाने का तरीका है। ये क्या है, ये अलग अलग तरीके क्यों हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सीखेंगे। अभी फंक्शंस का बेसिक सीखो, ठीक है, फंडामेंटल सीखो, राइट। तो ये था फंक्शन बनाने का तरीका। एंड एक और तरीका है फंक्शंस एक्सप्रेशन बनाने का, यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो ऐड, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल से सेव करोगे, ठीक है, तो आप नाम भी दे सकते हो फंक्शन का, ठीक है।
आप नाम नहीं भी दे सकते हो फंक्शन कीवर्ड के बाद, आप नाम भी दे सकते हो, ठीक है। कंट्रोल से सेव करोगे सेम रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं कुछ और लिख दूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम, ठीक है, सम, ठीक है, डबल एम मैंने डाल दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ सम इस तरीके से, एंड ठीक है, ठीक है। एंड कंट्रोल से सेव करेंगे तो 1 मिनट, यहाँ पे आ गया है एरर, देख लेता हूँ एरर की क्यों आया, सम इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो यहाँ पे सम नहीं, यहाँ पे ऐड देके हमें कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो आउटपुट 3 आया, ठीक है। तो होप ये चीज़ समझ में आया होगा। अगेन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम डिटेल्स में जाते जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप ये तरीका सीखो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एरो फंक्शंस के बारे में। एरो फंक्शंस एंड रेगुलर फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है एरो फंक्शंस, ठीक है। एरो फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एरो फंक्शंस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। एंड उसमें क्या करना है, आपको राउंड पैरेंथेसिस देना है। इसमें एरो फंक्शंस में फंक्शंस कीवर्ड को हटा दिया गया है। ये फंक्शंस एक्सप्रेशन की तरह ही है, देखने में फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह जैसा लगता है, मतलब फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह लगता है, लेकिन इसमें फंक्शन कीवर्ड नहीं है, ठीक है। आपको राउंड पैरेंथेसिस देना है वेरिएबल के बाद, एंड उसके बाद ये एरो इस तरीके से, ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया है एरो फंक्शंस, ठीक है। मीनिंगफुल बनाने के लिए बेसिकली एरो फंक्शंस बोला गया है इस तरीके से आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम फंक्शंस डाल दें एंड ये एरो हटा दें तो क्या हो जाएगा, फंक्शंस एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे राउंड पैरेंथेसिस है, एंड यहाँ पे एरो है, ठीक है। तो ये हो गया एरो फंक्शंस। तो यहाँ पे आपको अगेन क्या करना है, यहाँ पे हम ले लेते हैं num1 एंड यहाँ पे ले लेते हैं num2 इस तरीके से, एंड यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे कुछ कुछ कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। रिटर्न कर देंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देंगे num1 प्लस एंड यहाँ पे num2, एंड मैं क्या करूँगा, कंसोल कर लूँगा, ठीक है, एक सेकेंड, कंसोल कर लूँगा, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख दूँगा ऐड को बेसिकली कॉल कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे 1 2 पास कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए आप डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करके, ठीक है, कंसोल में डाल दीजिए या फिर एक वेरिएबल में स्टोर करके डाल दीजिए, सेम बात है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड उसमें आर्गुमेंट वैल्यू पास कर दे रहे हैं, ठीक है। num1 में 1 जाएगा, num2 में 2 जाएगा, कंट्रोल से सेव करेंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा 3। अब देखिए एरो फंक्शन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, देखिए जब जब फंक्शंस के अंदर सिंगल स्टेटमेंट हो, अगर आप ध्यान से देखो तो फंक्शंस के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमें रिटर्न कीवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, एंड ये क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ करली ब्रेसेस की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि इन सबको हटा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं num1 प्लस एंड यहाँ पे num2, ठीक है। ये इस तरीके से, एंड जो भी हमने यहाँ पे लिखा सिंगल स्टेटमेंट वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको बनाया गया, ठीक है। तो ये रिटर्न हो जाएगा, num1 प्लस num2 रिटर्न हो जाएगा कब, जब सिंगल स्टेटमेंट हो तब, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पे 3 आप देख सकते हो, ये फर्स्ट चीज़ हुआ, ठीक है। दूसरा ये कि जब पैरामीटर एक हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिर्फ num1 में रखता हूँ, ठीक है, एक पैरामीटर, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पास करते हैं 2, एंड यहाँ पे कर देते हैं बेसिकली हम नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 कर देते हैं, ठीक है। वेरिएबल का नाम हमने दे दिया बेसिकली num2, या फिर अच्छा नहीं लग रहा है num1 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर है, एंड num1 से अच्छा होगा num, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पैरामीटर वेरिएबल एक हो तो हमें राउंड पैरेंथेसिस की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें ये क्या करेगा, स्क्वायर रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था एरो फंक्शंस, ठीक है। आप फंक्शंस में भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज कर सकते हो, ठीक है, एंड एरो फंक्शंस में भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला कंसेप्ट जो है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा और मैं डिटेल्स में यहाँ पे बता देता हूँ एरो फंक्शंस के बारे में। एक मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट के साथ एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं num1 कर देता हूँ, यहाँ पे num2 कर देता हूँ, एंड यहाँ पे एरो फंक्शन, एरो का सिंबल है। सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num1 इंटू
कुछ अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो num1 इंटू num2 लिख देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ कि एक और वेरिएबल बना लेता हूँ res, एंड इसमें मैं क्या करता हूँ, ये जो वेरिएबल है मल्ट वेरिएबल है, मल्टी एक्चुअली होना चाहिए था, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो वेरिएबल है इसमें हम num2 को प्लस कर देंगे, ठीक है। num2 को प्लस कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे रिजल्ट जो है, ठीक है। तो res रिटर्न कर देंगे इस तरीके से। तो आपने देखा था कि जब एक स्टेटमेंट था तो हमने रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज किया था एंड पेयर ऑफ करली ब्रेसेस नहीं यूज किया था, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो हमें दोनों यूज करना है, ठीक है। बढ़िया, दोनों यूज करना है। खास करके रिटर्न, मेरे कहने का मतलब है जब हमें कुछ रिटर्न करना है तब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंसोल लगाए कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं ऐड को कॉल कर दूँ, कॉल करते समय पास कर दूँ 1 2, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा जो भी हमने लॉजिक लिखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए IIFE समझ लेते हैं। IIFE का फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस एक्सप्रेशन, ठीक है। अगेन मैं बोल दे रहा हूँ, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस एक्सप्रेशन, एंड इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले आपको राउंड पैरेंथेसिस देना है एंड उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है फंक्शन कीवर्ड, ठीक है। एंड उसके बाद फंक्शंस कीवर्ड एंड उसके बाद यहाँ पे राउंड पैरेंथेसिस, ठीक है। एंड यहाँ पे आप पैरामीटर रख सकते हो तो रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ num1 एंड यहाँ पे मैं रख लेता हूँ num2 इस तरीके से, ठीक है। एंड ये हो गया। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, ये पेयर ऑफ करली ब्रेसेस एंड इसके अंदर आप कोड लिखो, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, num1 प्लस num2 इस तरीके से करके एंड रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। एंड रिटर्न कर दिया, बढ़िया। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन को तुरंत कॉल कर देते हैं, ठीक है, राउंड पैरेंथेसिस के मदद से बाहर, ठीक है। ये जो हमने पहला राउंड पैरेंथेसिस लिया उसके अंदर फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं एंड कोड लिखते हैं एंड उसके बाद बाहर राउंड पैरेंथेसिस के मदद से इसको कॉल कर देते हैं एंड यहाँ पे आप वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है, आर्गुमेंट वैल्यू। तो यहाँ पे 2 एंड 3 में पास कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये फंक्शन आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है, बढ़िया। तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं res। देखिए इसको बोला गया है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस एक्सप्रेशन। होता क्या है कि ये फंक्शन जैसे ही क्रिएट हो जाता है कॉल हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमने इस फंक्शन को क्रिएट किया एंड तुरंत कॉल भी हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया है इमीडिएटली इन्वोक्ड, ठीक है, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस एक्सप्रेशन। एंड जो भी ये रिटर्न करेगा इस वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ कंसोल कर लेंगे res को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिख दूंगा res, तो हमें रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 आना चाहिए लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे num1 प्लस num1 कर दिया है। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा num2, कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें मिलेगा 5। तो होप ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कोई कहीं से डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड अपने दोस्तों को सजेशन ज़रूर दीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो सीधा कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी कंपनी से पूछा गया हो, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।